अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजया नियाजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज एक बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई के लिए काफ़ी हौसला अफजा खबर आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन इस वक्त भी पुलिस की जमा कराई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर इस्लामाबाद में 62 और पंजाब में 54 मुकदमात मौजूद है, यानी मजीद केसेस में गिरफ्तारी का खदशा ताहाल मौजूद है। उसके साथ ही तहरीक इंसाफ के एहतजाज का फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। एहतजाज सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है। तहरीक इंसाफ की एहतजाज के हवाले से तैयारियां अरूज पर है और हुकूमत ने भी एहतजाज को हर सूरत रोकने के लिए कमर कस ली है। एहतजाज और मज़ाहमत के शोर में मुज़ाकरात की मुगोइयां भी जारी हैं। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई और उसके बाद अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। फिर रात गए अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम मुलाकात हुई और आज एक बार फिर अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के हवाले से इमरान खान के वकील एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कल एपिक्स कमेटी के हवाले से द न्यूज़ की सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी दोनों एक साथ बैठे थे। ज़राए ने मोहसिन नकवी और गंडापुर की कुर्बत का मुशाहिदा करते हुए बताया कि उन्हें लग रहा था कि पसे पर्दा कुछ हो रहा है। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने भी मुज़ाकरात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हो सकता है बानी पीटीआई को कहा जाए कि एहतजाज की कॉल वापस लें, हम बैठ कर बात करते हैं। इस सारे मामले से एक बात तो वाज़ेह है कि मुज़ाकरात की खबरें महज अफसाना नहीं, ज़रूर इक़्तिदार के वालों में कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और बानी पीटीआई एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेते तो हुकूमत ने भी एहतजाज से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर एआईजी ऑपरेशंस पंजाब ने मुताल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया है। पंजाब भर से 10,000 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने भारी नफरी तलब करने के अलावा 40,000 आंसू गैस शेल्स मंगवाने का फैसला किया है। हजारों की तादाद में रबड़ की गोलियां और एंटाइरॉइड्स किट भी मंगवा ली गई हैं। 24 नवंबर को एहतजाज होगा या कॉल वापस ली जाएगी। पीटीआई ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए कल तक की डेडलाइन दे रखी है और आज उनकी तोशाखाना 2 केस में जमानत भी हो गई। तो क्या मुक्तदरा और पीटीआई की बात आगे बढ़ेगी या फिर इस बार फैसला सड़कों पर ही होगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन अडियाला जेल में इसी केस में उनका ट्रायल भी हो रहा है और अनकरीब उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो सकती है। तो क्या बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा या फिर पार्टी को ये खदशा है कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है, जब हर तरफ गीदड़ लोमड़ियां लगड़ बगड़ होना तो वो शेर को कभी बाहर आने नहीं देंगे, क्योंकि जब शेर बाहर आ गया तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इन लोगों ने, जैसे आपने बताया कि इन लोगों ने कितने केसेस किए हुए हैं, 4 मेरे ख्याल में लाहौर में जो 9th में के वाक़े के लिहाज से लाहौर वाले, वो भी उनके भी केसेस में 29 को होने वाले, बाकी इस तरीके से, और टोटल कर करा के कोई 150 केसेस तो अभी भी पड़े हुए हैं। लाहौर में भी 9 मई के 3 केसेस हैं। इसके अलावा ये रावलपिंडी में 4 मुकदमात में जमानत के बावजूद जमानती मुचलके जमा नहीं कराए गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है उसका केस वो कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अगर आप सही मानों में देखा जाए, जेन्युइनली देखें, अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो नैब का नया कानून पास हुआ है उस लिहाज से इसके बारे में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये उसके सेक्शन 5 और मेरे ख्याल में सेक्शन 9 के अंडर आता है कि इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अगर कैबिनेट कोई चीज़ पास कर लेती है तो उस पर सवाल नहीं हो सकता। और नंबर 2, अगर दरमियान में कोई मिडल मैन या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई चीज होता है तो उसका भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। एक, नंबर 2, जो एंटी टेररिस्ट जो 9th में के लिहाज से उसमें कोई ऐसा केस ही नहीं है। ये सारी की सारी एक किस्म की वो नहीं होती जैसे पाकिस्तान में FIR काटी जाती हैं, जैसे रना सनाउल्लाह ने किसी ज़माने में एक FIR काटी थी। इस किस्म की FIR कटती रहती हैं, ठीक है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर
इंसान बेईमान हो, अगर लोग बेईमान हो, अगर उनका दीन ईमान ना हो, तो फिर वो हर गलत काम करते हैं अपने लेकिन मतलब आपको को खदशा है कि निकालने के लिए। अलकादर ट्रस्ट वाले केस में शायद कहीं सजा हो जाए? देखिए सजा तो जो इद्दत केस है उसमें भी उस वो तो जज बहुत ने मुज़ाइका बगैर खेज था ना। सोचे समझे, हुँ, सुने ना, लेकिन एक जज ने सजा तो दे दी थी ना। हुँ, ठीक है, उस जज से पूछे कि वो किस किस्म का जज था, वो किस किस्म की उसने जजमेंट दी थी। इस किस्म के जब तक जजेस पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान में इंसाफ कर सकते हैं? मतलब इससे ज्यादा घटिया हुँ, डिसीजन देने वाला जज क्या हो सकता है? उसको आप क्या कहोगे? हुँ, मतलब आप अगर कहना भी चाहो कि इज्जत माफ जज, तो आप नहीं कह सकते जो इस किस्म का डिसीजन लेता हो। हुँ, अच्छा, फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने वो सारे केसेस कर लिए। मजे की बात यह है कि तोशा खाना के जो नॉर्म्स हैं कि पहले 20% पे लोग चीजें ले जाते थे, इमरान खान ने आके उसको 50% कर दिया। इस पे उसको सजा मिल रही है कि तुमने 50% क्यों किया, 20% करना था। अच्छा, जिन लोगों ने जो तोशाखाना की वो चीजें जो 20% या 50% पे आप ले सकते हो उसको छोड़े, जो चीजें नहीं ले सकते, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज ने वो चीजें ली हैं, उनको सजा नहीं मिल रही, उनको उसमें भी माफी मिल रही है। मतलब आप सोच ले, पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का हुँ। मेयार सुन ले कि किस किस्म का है। वो जिसने गलत काम किया है उसको छूट मिल रही है, ठीक। और वो अच्छा जिसने सर, ये बताइए प्रॉपर उनकी तरीके बेल से आप किया ये उसको। क्या कोई इत्तेफाक है? क्योंकि टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक़्त जो उनको ज़मानत मिली है। आपको क्या लगता है ये कोई इत्तेफाक है या फिर कोई बैकडोर कोई नेगोशिएशंस चल रही थी, उसको कोई तक़वियत मिली है? क्योंकि देखिए शायद हो सकता है एक मैसेज हो कि देखिए हम भी हाथ हौला रख रहे हैं, आप भी थोड़ा हाथ हौला रखें। अगर फर्ज करें, मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगर तो ये किसी के कहने पे इनको रिलीफ मिला है, हुँ, तो फिर तो उस जुडिशरी का अल्लाह ही हाफिज है। हुँ। फिर उस जुडिशरी का अल्लाह ही हाफिज है। इसको ताला लगाना चाहिए इन सारे क्योंकि सर हम सुप्रीम देखते रहे हैं कोर्ट ना को। किस तरह से अदलिया को इस्तेमाल किया गया है हर दौर में देखिए ना, अपने इसका मकासद मतलब हासिल करने के लिए। एक इस्तेमाल किया गया है, अदलिया इस्तेमाल हुई है ना, फिर हुँ। सर चोरी तो इस नहीं केस है। में आपको और लगता है अगर कि जबरदस्त, ये इत्तेफाक नहीं है, मतलब ये ठीक है होना था वक़्त पे, वो लीगली हो गया हुआ है। नो डाउट कि वो जज साहब भी बहुत तो क्रेडिबल है। ऑलरेडी ऑल देखिए बात ही हो जाती है। जिससे मैं बिल्कुल, जज साहब बहुत क्रेडिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, लेकिन ये डिसीजन आज से मेरे लिहाज से पता नहीं, आज से साल पहले आ जाना चाहिए था, आज से 6-8 महीने पहले, जिस दिन तोशा खाना केस 2 ठीक। लगा है, उस दिन इसके ऊपर डिसीजन आ जाना चाहिए था कि सॉरी यार, ये देखें अकॉर्डिंग टू द लॉ ये केस फाइल भी नहीं हो सकता। हुँ, ठीक है, इस केस को तो उठा के फेंक देना, ठीक है, बेल की बात नहीं है, इस केस को उठा के फेंकना चाहिए। ठीक है। सर आज इमरान खान ने खुद भी साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पहले भी मुज़ाकरात चाहते थे और अब भी मुज़ाकरात ही चाहते हैं। तो अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो ये एक मुस्बत चीज़ होगी, लेकिन ये मुज़ाकरात हो किससे रहे हैं? क्या हुकूमत ने कोई अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं? मुझे एक बात बताएं, आज टीवी पे चल रहा है कि जब एपेक्स कमेटी के अंदर मरियम नवाज ने एक का ये बात की कि जी केपी वाले जो है पंजाब में आते हैं, जी। और वो कंप्लेन करते हैं कि केपी वाले क्यों पंजाब में आते हुँ, हैं। देखिए, केपी वाले पंजाब में नहीं जाते, केपी वाले इधर आ रहे थे, और पंजाब भी हमारा है। जितना आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि आपको यहाँ पे आपका वो है कोई आबाओ अजदाद आप लोगों ने यहाँ पे यहाँ के बादशाह हैं। आप लोग तो यहाँ पे कहीं से होकर आए हैं और हुँ, अपनी इधर की जगह के नाम बाकी जगहों के उस पे रखे हुए हैं। लेकिन देखिए बात ही हो जाती है, हम फेडरल में आ रहे थे, हमारा एहतजाज फेडरल में है। हमारा एहतजाज आपके साथ है नहीं, आप तो किसी खाते में नहीं आती, हुँ। आपकी तो औकात ही नहीं है कि हम उधर आके आपके सामने एहतजाज करें। मतलब हु आर यू? हम लोग तो फेडरल में आके एहतजाज कर रहे हैं, हम एवं बीच में टुच मार रही हैं। सर उनको अब की बात मैंडेट करें ना देने वाला मुज़ाकरात, आपने 3 मुतालबात रखे, आप कितने अपने मुतालबात में कहाँ तक नरमी दिखा सकते हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि पीटीआई के मौजूदा मुतालबात पूरे करना नामुमकिन नज़र आता है। तो पीटीआई किस हद तक कदम जाहिर है। बढ़ाने को तैयार है? क्योंकि आपको लगता है वो मैंडेट वापस कर देंगे, अपनी हुकूमत खत्म कर देंगे और फिर दूसरी तरफ पीटीआई भी देखिए सरेंडर नहीं करेगी, तो फिर ये कहाँ जाएँगे ये सारी सिचुएशन? देखिए देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हुँ, हम क्यों
कहते हैं कि हम पीएमएलएन से बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिहाज से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है ना ये मैंडेट चोर है, ठीक है। अब आप मुझे कहती हो कि यार आप चोरों के साथ जाके उनके साथ बातचीत करो, तो चोर तो कभी नहीं कहेगा कि ये माल मैं ठीक नहीं, है, वो मैं तो इमरान वापस खान साहब ने करूंगा, भी वो कहा कभी कि हम नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो आपके उनसे ही हो रहे हैं मुज़ाकरात? सुन ले, देखिए मैं ये बात नहीं कहता हूँ हमारे हो रहे, मैं समझता हूँ कि यहाँ क्योंकि पे सर पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए का इमरान खान साहब ने यही बोला है ना कि अगर मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो फिर 24 नवंबर को एहतजाज नहीं जश्न होगा। तो ये जश्न देखिए किस चीज़ का होगा? क्योंकि मुतालबात का मानना एक अलग बात है और मुज़ाकरात करना एक इज़ अ डिफरेंट थिंग ना। अभी तो वो स्टार्ट होंगे। देखिए ना, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे कि मैं बोल लूं। जी प्लीज। देखिए इस तरह है, मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जो इस इशू को रिजॉल्व कर सके। ये इशू जो है ना, ये इशू पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के इख्तियार में ही नहीं है कि वो इसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है। ठीक है। अब आप ये बात कर कौन सकता है इस मुल्क की खातिर? अगर जो लोग कर सकते हैं और उनका इसमें किरदार भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों को करना चाहिए। और इसके लिए पीटीआई के लिए नहीं या पीपल्स पार्टी के लिए नहीं या पीएमएलएन के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के लिए डिसीजन ले रहे हो बगैर पीटीआई को सामने रखते हुए, तो वो कभी डिसीजन ठीक नहीं होंगे। सर अगर आपका मुज़ाकरात का ये सिलसिला शुरू होता है, ठीक है, अगर ये हो जाता है, तो क्या फिर आप एहतजाज की कॉल कॉल ऑफ कर देंगे 24 नवंबर का? अगर तो ये अगर मैं हूं ना और मुज़ाकरात शुरू हो जाता है तो मैं उसको कॉल ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको डिले कर दूंगा। मैं देखूंगा कि मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह से माजी में भी इमरान खान साहब ने यही कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने बेवकूफ़ बनाया था, और मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कुछ कि बाद में भी हम इसी तरह के मिलते जुलते ही बयानात सुन रहे हों? देखिए उन्होंने कहा था कि मेरे से गलत बयानी की थी। ठीक है सर, पाकिस्तान में वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बहुत से मसाइल हैं। तो आज बनू में भी चेक पोस्ट पर हमला हुआ, पाक फौज के 12 जवान शहीद हो गए। तो इस सारी सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज वापस लेने के हवाले से गौर करेगी, स्पेशली अगर हम दहशतगर्दी के पर्सपेक्टिव से देखें? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉल को वापस करने से ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी तो हम कर लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर इनका आपस में कोई ताल्लुक ना हुआ और उल्टा जिस तरीके से ये गवर्नमेंट है जो मैनेज ही नहीं कर पा रही चीजों को, देखें इसमें आप ये याद रखें कि ये दहशतगर्दी की जो सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, से उसको रोका जाता है, वो इंटेलिजेंस है। आपको इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, आप उसको प्रीएम्प्ट करते हैं। अदरवाइज ये जो दहशतगर्दी होती है, ये चूंकि वो लोग इनविजिबल होते हैं, उनके पास एक एज होता है। इन चीजों को आप सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के थ्रू आप रोक सकते, प्रीएम्प्ट कर सकते, या उनको पहले से ही पकड़ सकते हैं। तो वहां पे थोड़ी बहुत फेलियर्स हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने ज़राई इनकम टैक्स नाफिज किया है किसानों पे, उस हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में टैक्सेस रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। हर तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी आवाम से टैक्स लेता है। लोग टैक्स देकर मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जहां पहले ही टैक्सेस की भरमार है, लोगों की टैक्स दे देकर कमर टूट रही है। पेट्रोल से लेकर बिजली तक हर चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं, और अब पंजाब हुकूमत ने IMF की वजह से पंजाब के किसानों पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। नाज़रीन, ये तजर्बा पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि माजी में भुट्टो दौर में लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर टैक्सेस के हसूल की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी चंद ही दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 की। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम भी लाई गई। किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्जे भी दिए गए। लेकिन जहां हुकूमत इतना सब कुछ कर रही है, वहां नए टैक्सेस लगाने से पहले कम से कम किसान तंजीमों से मशावरत जरूर कर लेती। हुकूमत पंजाब ने जल्दबाजी में एक ऐसा बिल पास किया जिसे किसानों के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी भी किसानों के लिए जहर कातिल करार दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स 2024 के नाम से एक बिल मंजूर किया, जिसका तलाक आइंदा माली साल से होगा। इस बिल के मुताबिक ज़राई आमदन के टैक्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसके तहत ज़राई इनकम टैक्स को आमदन या एकड़ के हिसाब से वसूल किया जाएगा। एकड़ के हिसाब से टैक्स को 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसके मुताबिक
12.5 एकड़ तक जमीन को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। 12.5 एकड़ से 25 एकड़ जमीन रखने वाले किसान को 3900 रुपए से 7500 रुपए सालाना टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह 25 एकड़ से 50 एकड़ पर सालाना 10,000 से 20,000 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। 50 एकड़ से ज्यादा रकबे वाले जमींदार से 25,000 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने ज़राई आमदन के हिसाब से भी टैक्स आयद किया है। 6 लाख रुपए सालाना आमदन वाले किसान पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि 6 लाख से 12 लाख सालाना वाले काश्तकार पर 6 लाख का 15% सालाना टैक्स आयद होगा। इसी तरह 12 लाख से 16 लाख रुपए सालाना आमदन वाले किसानों से आमदन का 20% टैक्स वसूल किया जाएगा। 16 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक आमदन वाले किसान से 30%, जबकि 32 लाख रुपए सालाना से 56 लाख रुपए तक आमदन वाले जिम्मेदारों से आमदन के 40% हिसाब से सालाना टैक्स वसूल किया जाएगा। पंजाब असेंबली से पास होने वाले इस नए बिल के मुताबिक जो किसान टैक्स नहीं देगा उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नाजरीन, इस बिल के बाद किसान सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद समेत मुख्तलिफ किसान तंजीमों ने इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोखर के मुताबिक इस साल गंदम की काश्त 30% तक कम होने का खदशा है। गंदम की कीमत ना मिलने पर ज़राअत की ग्रोथ माइनस हो गई है। अप्रैल में आने वाले गंदम बुरहान ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। किसानों के मुताबिक उन्हें फी एकड़ 25 से 30 हजार तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जरा इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुवाजना करते हैं कि वहां के किसान किस हाल में हैं और हमारे यहाँ खाद और बिजली का रेट क्या है। पाकिस्तान में डीएपी खाद की कीमत इस वक्त 12,000 से तजावज कर चुकी है और शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि यही डीएपी इंडिया में सब्सिडाइज रेट पर सिर्फ 1300 से 1400 रुपए मिल रही है। बांग्लादेश में यही डीएपी 1100 टक्के में मिल रही है। यूरिया की बात करें तो जो 50 किलो का थैला यहाँ 5,000 रुपए में मिल रहा है, वही थैला इंडिया में 250 में और वही 50 किलो का थैला बांग्लादेश में सिर्फ 800 टके में मिल रहा है। बिजली की बात करें तो महंगाई का सताया किसान बिजली भी महंगी ले रहा है। पाकिस्तान में किसान 50 रुपए तक फी यूनिट बिजली का रेट अदा कर रहे हैं, जबकि यही बिजली इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में 1 रुपए फी यूनिट से भी कम है। भारतीय रियासत गुजरात में यही बिजली 60 पैसे तक किसानों को मिल रही है और यही बिजली बांग्लादेश में 5 टके पर किसानों को मिल रही है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम जा किस तरफ रहे हैं। गंदम का बीज 8,000 रुपए फी 50 किलो तक पहुंच चुका है। वो किसान जिसे पानी, बिजली और बीज महंगे मिल रहे हो, वो किसान जिसे बीज में उधार लेना पड़ता हो और आखिर में उसे नुकसान भी उठाना पड़े, तो वो कैसे इन टैक्सेस का बोझ उठाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। हुकूमत काश्तकारों की बहबूद के लिए खुश रंग और दिल फरेब कागजी मंसूबे तो बनाती है, मगर अमली तौर पर किसान को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि इसकी मिसाल हम माजी करीब में गंदम बहरान की सूरत में देख चुके हैं, जिसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरीज भी कराई। और जब ये कागजी कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त देखिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी। इसी नून लीग ने अपने मंशूर में किसानों से कुछ वादे किए, जिसमें कहा गया कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर फार्मर्स मार्केट्स बनाएंगे, जिसमें मिडिल मैन का किरदार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो सका। किसानों से वादा किया गया कि हम यकीनी बनाएंगे कि किसान गंदम, चावल और गन्ने की मुनासिब कीमत हासिल कर सके। ये भी आज तक नहीं हो सका, बल्कि किसान रुल गए। किसानों से वादा किया गया कि हम खाद और दीगर पेस्टिसाइड्स की कीमतें कंट्रोल करेंगे। ये भी आज तक नहीं हो सका, बल्कि जखीरा अंदोजों का जब दिल करता है कीमत बढ़ा दी जाती है। किसानों से वादा किया गया कि हम हर सूरत ब्लैक मार्केट्स बंद करेंगे, लेकिन यहाँ भी हुकूमत ने अभी तक आंखें बंद कर रखी हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज को कोस रही है। नाजरीन, एशिया या दुनिया के किसी भी खिते को देखें तो वहाँ ज़राअत पर हमेशा ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जाती है और कम से कम टैक्स लगाया जाता है। बरसगीर की तारीख भी देखें तो इंडियन इनकम टैक्स 1922 के मुताबिक ज़राई शोबे को टैक्स से मुकम्मल छूट दी गई। पाकिस्तान बना तो हमने भी इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए ज़राअत को टैक्स फ्री किया। इंडिया में ज़राई शोबे को न सिर्फ टैक्स छूट हासिल है, बल्कि हुकूमत सब्सिडी की सूरत में किसानों की मदद भी करती है। पाकिस्तान के पंजाब में गंदम की फी एकड़ पैदावार 31 मन, जबकि भारतीय पंजाब में ये 58 मन से भी ज्यादा है। बांग्लादेश ने आज से 3 साल पहले ज़राई शोबे को आगे ले जाने के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को 10 साल तक के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया। न्यूजीलैंड, मैक्सिको समेत कई ऐसे ममालिक हैं जहां ज़राई टैक्स ना होने के बराबर है, और ये ऐसे ममालिक हैं
जहां ज़राअत टेक्नोलॉजी की मुनासबत से हमसे दहाइयां आगे है। नए बीज मुतारिफ कराए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और किसानों के लिए बेहतर से बेहतर मौके पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो किसान जो पहले से ही बदहाल है, उस पर मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। किसान तंजीमें इस बारे में क्या कहती हैं? क्या ज़राअत पर लगाया गया टैक्स वापस लेगी? अब जब इत्तेहादी जमातों ने भी नए टैक्सेस पर हुकूमत के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है, तो उसका कितना असर होगा? ये एहतजाज कितना पुरअसर साबित होगा? किसानों के जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा या फिर हुकूमत माजी की तरह मजीद नमक छिड़केगी? इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे पैनल में मौजूद हैं अहमद खान भच्चर साहब हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, सैयद महमूद बुखारी साहब हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, और जुल्फिकार अली शाह हैं, चेयरपर्सन कायमा कमेटी ज़राअत पंजाब से। आप सब मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी सुनो राउंड अप में। जुल्फिकार अली साहब, चूँकि आप हुकूमत से हैं और आप चेयरपर्सन भी हैं कायमा कमेटी ज़राअत के, तो पहला सवाल आपसे, जो ज़राई इनकम टैक्स बिल असेंबली से मंजूर हो गया है, उस बारे में बताएंगे कि ये बिल है क्या और किस तरह ये लागू होगा? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो 12.5 एकड़ से जायद ज़मीन पर टैक्स लागू होगा और दूसरी तरफ 6 लाख से जायद इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। तो ज़रा बताइएगा कि ये बिल किस तरह से लागू होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अमेंडमेंट बिल है। ऑलरेडी जो ज़रूरी इनकम टैक्स है वो 1997 में जो है वो पास किया गया था, तो ये उसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। और जो अमेंडमेंट्स हैं, जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो जो इससे पहले ये जो 12.5 एकड़ का या जो आपकी आमदन के ऊपर जो टैक्सेशन है वो शेड्यूल खत्म किए गए हैं। अब उनकी जगह पे अभी तक कोई नए शेड्यूल नहीं दिए गए। वो इख्तियार कैबिनेट के पास होगा कि वो शेड्यूल किस किस्म का देते हैं, वो रकबा जो है उसको बढ़ाते हैं, घटाते हैं। और ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये टैक्स जो है, ये जो टोटल लैंड होल्डिंग्स हैं पंजाब की, उनकी 2.6% लोगों पर ये टैक्स आयद होता है जी। बाकी जो आपके 97.4% लोग हैं वो इससे मुस्तस्ना है। तो एक तो ये शोर होगा कि जी ये गरीब किसान तो पहले ही इससे बाहर है। बाकी 2.6% लोग हैं, उनके ऊपर ये टैक्स लायक पहले भी लायक था और अब हो सकता है कि अगर रेट्स बढ़ाए गए तो वो भी उनके ऊपर ही लायक होगा। ठीक है सर, टैक्स तो लग गया है, लेकिन इसके बदले में आप क्या मराद देंगे किसानों को? क्योंकि टैक्स लगाया ही मराद के एवज जाता है। ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे स्पीकर साहब ने भी इस चीज का इजहार किया था। मैंने थोड़ी सी खड़े होकर फ्लोर पे ये बात की थी कि बदकिस्मती ये है कि इस हाउस के अंदर बहुत सारे जिम्मेदार मौजूद हैं, लेकिन कोई बात करने वाला या सोच करने वाला, हम चलो अगर टैक्स के बिजनेस के बराबर अगर टैक्स देते हैं तो एग्रीकल्चर को भी बिजनेस के बराबर करार दिया जाए और उसकी जो फिजिकल स्पेस है, बैंकिंग के अंदर कमर्शियल स्पेस है, उसको इक्वेट किया जाए। और इसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस जो है, जो टैक्स दे रहा है, उसको आप क्रॉप इंश्योरेंस ऑफर करें, कोई नागानी आफात आ जाती हैं उसके अंदर गारंटी करें रिलीफ। लेकिन मसला ये होता है कि इस किस्म की बातें जो है ना, वो अभी तक हमें करने का शौक नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि किसान को भी रिप्रेजेंट करने के लिए महमूद अल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बुखारी साहब, आपके नज़दीक ये बिल क्या है? हुकूमत तो आपको कह रही है कि वो किसान कार्ड भी दे रही है, हम ट्रैक्टर्स भी दे रहे हैं, मगर आप इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, टैक्स क्यों नहीं देना चाहते आप? अच्छी बात है जब अब जैसे ये कह रहे हैं कि हम बड़े काश्तकारों को इस चीज़ में लेकर आ रहे हैं टैक्स नेट में, तो आपके क्या इख्तिलाफात है इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया कीजिए आपका और आपके चैनल का कि ये इतना अहम इशू है कि इसकी बेस जो है वो आपकी पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर है। आपने अपने इंट्रो के अंदर वो तमाम जो खदशात को भी बयान किया, जो मेरी दिल की बातें थी वो भी आपने बयान की, मगर यहाँ ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये जुल्फिकार साहब से गुजारिश करूंगा कि कितने किसानों को आपने बिठाया, इस काबिल ही नहीं समझ, ना हमें पाकिस्तानी समझा जाता है, ना हमें तो जट गंवार उस नाम से पुकारा जाता है। हम तो इतने दुखी हैं। बात ये होती है कि असम्बलियों में ये बात खुद इन्होंने तस्लीम की है
कि हमारे नुमाइंदे, जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे वोटों से, वो जाकर बात नहीं करते। जब हमें खाद ब्लैक के अंदर मिल रही थी, हम अपने जिले के एमपीएस और एमएनएस के पास जाते थे, खुदा की कसम वो हमारी बात नहीं सुनते थे। ये तो हमारे अवामी नुमाइंदों का रवैया है और ये है। और दूसरी, जो जब हम प्राइवेट तौर पे बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें इजाजत ही नहीं है, जो बिल आया है वो हमने पास करना है, कोई भी तरमीम है। अब मैं ये कहता हूं कि किसान वाहिद है। ये जो बात कर रहे हैं ना मेरे मोहतरम काबिल एहतराम है मेरे लिए, ये सब एक बातें कि देखें, इन्होंने 6 लाख भी रख दिया कि 6 लाख से ऊपर, और फिर उसके कोई खद्दोखाल वाजे नहीं है। भाई आप जब लगाओगे, इन्होंने क्या करना है कि डीसीज को कहना है और रेवेन्यू के उसको डिपार्टमेंट से कहना है, जिस तरह पहले जो है वो टैक्स लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर हमारे पास भेज देंगे, हरासा करेंगे और ये टैक्स जो है वसूल। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। मैंने अभी अपने फैक्ट्स अपने इंट्रो में भी शेयर किए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में खाद 12,000 की मिल रही है और इंडिया और बांग्लादेश आपके साथ ही है, वो 1300, 1400 में और 1100 टक्के में मिल रही है। और इसी तरह यूरिया की अगर बात करें तो 50 किलो का जो थैला है वो 5,000 का पाकिस्तान में मिलता है, जबकि वहाँ 250 का और 800 का मिल रहा है। ये कंपैरिजन, मतलब आप आम किसान को भी सब्सिडी देनी चाहिए, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? आप पीछे देखें, गंदम बहरान वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इजाफी गंदम दरामद से 300 अरब से जायद नुकसान हुआ है, किसान पहले रो रहा है, तो उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, चीज ये है कि हमने ना अपनी तारीख के अंदर ना बड़ी बड़ी अय्याशियां की हैं, ठीक है। अब किसको बंदा क्या कहे। अब इस वक्त हम एक डॉलर को रो रहे हैं, मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं। तो जो चीजें डॉलर के साथ रिलेटेड हैं, उनके अंदर जो है वो तो उसकी तो कीमत वही होगी कि जो डॉलर रेट है। अब पीछे रह गया कि जी आप उसके अंदर बरात दें, लोगों को कोई सब्सिडी दें। तो इस वक्त आपने जो बिल साइन किया है, जो कमिटमेंट्स किए हैं IMF के अंदर, उनकी क्लियर कट ये है कि आपने किसी को कोई रिलीफ नहीं देना, बेशक वो दूध, बच्चे का दूध ही क्यों ना हो। ये देखे ना, ये तो अब एक वक्त के साथ आपने ऐसे हालात पैदा कर लिए हैं कि जहां पे जो है वो आपकी फिस्कल स्पेस जो है इतनी टाइट हो गई है कि आपको जो जरूरी चीजें भी हैं उसके लिए भी जो है ना वो सोच समझ के देना चाह रहे हैं। बच्चा साहब, ये टैक्स लगाने से क्या ज़राई अजनास महंगी तो नहीं हो जाएंगी? क्योंकि पाकिस्तान में जब भी किसी चीज पर टैक्स लगता है तो उसका बोझ तो फिर आवाम को उठाना पड़ता है। ये बात ये है कि मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि ये सबको पता है, शाह साहब भी मोहतरम है हमारे, माशाल्लाह बड़े अच्छे खानदानी आदमी हैं। तो मैं इसमें ये अर्ज जरूर करूंगा कि ये टैक्स लगा किसकी डायरेक्शन पे है। अब ये इनको भी पता है, हमें भी पता है, ये भी एक बहुत बड़े सियासी बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं। ये टैक्स लगा है जी IMF के डिमांड पे। अब हमारा जो मसला है जी, अच्छा, उसमें अब हमारा मसला क्या है? इसको हमको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते कि हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी है और हम कह रहे हैं कि इस चीज पे होना चाहिए या इस चीज पे नहीं होना चाहिए। इस गवर्नमेंट का जो पहला जो ड्रॉबैक हुआ इस गवर्नमेंट के आने का, उसने किसान से गंदम ना खरीदी। किसान बेचारा पिस गया। तकरीबन 799 7-8-9 अरब रुपए जो है वो किसान का नुकसान हुआ। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली स्विंग पे जो कॉटन और राइस की स्विंग थी उस पे असर पड़ा। अब ये हुआ क्या है? हुआ ये जी कि पहले ये था कि 12.5 एकड़ जमीन पे टैक्स नहीं था, 12.5 एकड़ से ऊपर जो जमीन थी उस पे टैक्स था। 12.5 एकड़ जमीन का जो काश्तकार है वो 90% है इस मुल्क का। अब ये जो रेशो लेके गवर्नमेंट आई है, ये रेशो लेके आ गई है ऑलमोस्ट 3-4 एकड़ तक ये टैक्स आ जाएगा, जो कि इन्होंने 6 अपना लाख से जो तनासुब है और उसने 90,000 रुपया टैक्स रखा है। और 56 लाख से जो ये कहते हैं ना जी 15 से 20% महसूल अदा करेगा, वो 56 लाख रुपया जो है वो एक सुपर टैक्स का इन्होंने नाम दिया है। देखिए, और उससे जायद आमदन वाले जो होंगे वो सुपर टैक्स देंगे। अच्छा, जो माल मवेशी है, सुपर टैक्स हमने डिफाइन कर दिया था 15 करोड़ जी।
जी जी। अच्छा, उसमें अब जो माल मवेशी है वो डेफिनेटली हर एग्रीकल्चर को उस पे भी उस कंसर्न है। अब देखना ये है कि आप एक पहले डिफाइन हो चुका कि 12.5 एकड़ से कम जो काश्तकार है वो काबिल टैक्स नहीं है, उसका गुजारा होता है, वो उस गुर्बत की लकीर से मैं समझता हूँ कि वो नीचे उसकी जिंदगी गुजर बसर होती है। आपने उन पे टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। अब देखिए इनके कॉल ऑफ फेल में, एक गवर्नमेंट के कॉल ऑफ फेल में इतना बड़ा तजाद है। इसका करना ये चाहिए था, हमारा हम जाती तौर पे भी मिले। शाह साहब तो कह रहे हैं कि अभी छोटे किसानों को तो हमने रिलीफ दे दिया है, हम तो बड़े काश्तकारों पे हाथ डालना चाहते हैं, और ये बिल तो 1997 से प्रपोज्ड है, हमने तो इसमें तरमीम की है। काश्तकार हूँ जी। देखिए मैं नॉमिनल है। बड़े काश्तकार तो अब पंजाब में कोई इतने रह ही नहीं गए जी, बड़े कोई छोटी सी परसेंटेज है उनकी। वो मेरे ख्याल में वो तो लैंड रिफॉर्म्स, भुट्टो की लैंड रिफॉर्म्स, उसके पहले अयूब की लैंड रिफॉर्म्स हुई, तो उसके बाद तो बड़े काश्तकारों का तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा कंसेप्ट होगा। शाह साहब को भी पता है, कोई 2-4 घर 5 घर ही रह गए होंगे। असल बात यह है कि हम स्पीकर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप गवर्नमेंट को ये कहें कि इस टैक्स को आप कम से कम पूरी सोसाइटी के आगे रखें, जो कंसर्न इसकी तंजीमें हैं उनके आगे रखें। और जिस तरह ये शाह साहब जैसे उनके पास मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली रहे, जिनको माशाल्लाह इन चीजों का भी पता है, इनकी एक कमेटी बना दें, साथ को अपोजिशन के बंदे रख दें, को टाइम ले। इतना है पैसेंटली क्या जरूरत है कि 2 दिनों में आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। देखिए जी 1997 में इन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स लगाया था जमीन पे, और ये वाइड जो काश्तकार हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो 4 से 5 किस्म के टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। बुखारी साहब आप बता दीजिए 1 2 3 में कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप क्या कहते हैं इस बिल के हवाले से कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए क्योंकि अगर हुकूमत, क्योंकि ये तो मंजूर हो गया ना, अगर हुकूमत बिल वापस नहीं लेती तो फिर क्या आप एहतजाज की कॉल भी देंगे? नहीं तो वो कैसे वसूल कर लेगी? मुझे बताएं कि वो हमें मार देगी? मार दे। ये बम जो पड़ा हुआ है वो चला दे और मार दे हमें। हम तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, गंदम में हम मरे, खुदा की कसम किसी को अंदाजा नहीं है शिजिया कि हमारे साथ बीती क्या है। आपकी गंदम में हम मरे, कॉटन उस तरह से नहीं हुई। कहां 1.5 करोड़ बेल्स आप ले रहे थे, और आज इन नालायक जो पॉलिसी साज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जिनको इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां और डाले और खर्चे और जनाब उनको घर बना के दे रहे हैं, क्या वो कौम को दे रहे हैं, क्या आवाम को दे रहे हैं? ये वजीर आजम हाउस के खर्चे, वजीर आला हाउस के खर्चे, ये कम करते हैं। जो जुल्म है वो हमारे ऊपर ही जो है वो इन्होंने करना है। अभी ये बात कह रहे थे शाह साहब, मेरे लिए मोहतरम है, मुझे बताएं कि ये जो कैटल फार्म्स है, हाँ उसके अंदर ये लाइव स्टॉक मत लिखिए। ये तो हर घर में बेचारे ने, किसी ने 4 बकरियां पाली हैं, किसी ने 6, पूरा साल उसकी वो खिदमत करते हैं, कभी वो मर जाती है। क्या हुकूमत आके हमें कंपनसेट करती है या करेगी? और जब हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, क्या उसकी कोई इंश्योरेंस हमें देती है? कभी सैलाब में मैं मारा जाता हूं, आपकी सख्त गर्मी आ जाए तो मेरी फसल तबाह होती है, बर्बाद होती है। ठीक, जुल्फिकार साहब आपने इन सबके कंसर्न सुने, आप इनको एड्रेस करना चाहेंगे? जी बचर साहब मेरे मोहतरम हैं और नहायत ही शरीफ आदमी है। देखें, ये इस चीज की गवाही देंगे कि इन तमाम मामलात के ऊपर, मैं अपनी जात की बात करता हूँ, मैंने बड़ी सख्त किस्म की तनकीद अपनी ही हुकूमत के ऊपर, गंदम के मामलात के ऊपर भी, शुगर केन के ऊपर भी, और इस टैक्स के ऊपर भी जो है मेरी तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हुई। अब चीज ये है कि कुछ काम ऐसे हैं कि जो हमारे पे ग्रेड से ऊपर हैं। जिस तरह गंदम का मसला है, वो एक ऐसे लेवल के ऊपर ऐसा काम हुआ कि जहां पर हमारी कोई दस्तरस नहीं है, लेकिन इस किस्म के जुल्म जो है वो हम अपने ऊपर बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे साहब ये बताइए, अगर किसान एहतजाज के लिए निकलते हैं तो क्या आप किसानों का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे जी, हम किसानों के साथ खड़े हैं जी। हमने अपनी अमेंडमेंट्स भी दी हैं उस बिल में, इनको पढ़िए। सिर्फ गवर्नमेंट को IMF के लिए हमारा जो बुनियादी, जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया है,
मैंने स्पीकर साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये रिक्वेस्ट की कि जनाब कम से कम शुगर मिलें जल्दी चलवा दें, लोग गंदम तो काश्त कर लें। आज चीफ मिनिस्टर को क्यों कहना पड़ जाता है अपने एसीज और डीसी को कि गंदम काश्त करवाएं? आपकी 40% गंदम काश्त कम हो रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गंदम 2300 रुपए पर 40 किलोग्राम तक बिकी है, और वही पीक टाइम होता है कॉटन और राइस की सोइंग का। तो मैं ये समझता हूँ, सॉरी, राइस की पनीरी का और कॉटन की सोइंग का वही राइट टाइम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत सिर्फ ये एक, क्योंकि उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा जो चीफ मिनिस्टर के करीब है जिसको बेसिक एग्रीकल्चर का पता हो। यानी ये जिस तरह शाह साहब फरमा रहे हैं, अगर इस किस्म के लोगों की अपनी गवर्नमेंट का वो थिंक टैंक बना लेते तो ये कम से कम कोई एग्रीकल्चर या काश्तकार का बुरा ना करते, तो उनका अच्छा ना करते, कुछ तो बुरा आसानियां ना कर लेते। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। नो डाउट कि मुल्क की तरक्की में टैक्सेस जो है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, और हर तरक्की याफ्ता मुल्क अपने अवाम से टैक्स लेता है। लेकिन यह हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो ये होगा कि बड़े काश्तकार को वो किस तरह से इस टैक्स नेट में लेकर आती है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।